इतिहास का एक बहुत ही अजीब सा सच है। हम अक्सर ना उन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं जो हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा नकाब पहने होते हैं। हाँ, ये तो है। मतलब इंसानी जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जिसे हम सब कभी ना कभी गुजरे ही हैं। वो पल जब किसी की मीठी और झूठी मुस्कान का नकाब अचानक से गिरता है। बिल्कुल। और तब जो असली चेहरा दिखता है ना। हाँ, एकदम। एक ऐसा असली चेहरा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो सफलता से खुश होने का नाटक कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में, यानी हमारे इस डीप डाइव में, हम इंसानी फितरत और मनोविज्ञान की इन्हीं गहरी सच्चाइयों को परत दर परत खोलने वाले हैं। और ये वो सच्चाइयां हैं जो किसी स्कूल की किताब में नहीं पढ़ाई जाती। एकदम सही कहा। ये चीजें जिंदगी अपने कड़वे अनुभवों से हर दिन सिखाती हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन चीजों को जानना नहीं है, बल्कि इस हद तक समझना है कि हम लोगों की सिर्फ बातें ना सुने, बल्कि उनके दिमाग को पढ़ना भी सीख जाएं। सही बात है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं, क्योंकि आज हम उस मानवीय स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम रोज जीते तो हैं, लेकिन शायद ही कभी पूरी तरह समझ पाते हैं। बिल्कुल। और इंसानी फितरत यानी जो ह्यूमन नेचर है, वो एक ऐसा विषय है जो जितना पुराना है ना, उतना ही जटिल भी है। हाँ, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स है। सही कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि आधुनिक तकनीक और समाज ने हमें पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें, जिसे हम विकासवादी मनोविज्ञान या एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो अगर हम उसे देखें तो हमारी बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतें आज भी बिल्कुल वही हैं जो हजारों साल पहले जंगलों में रहने वाले इंसानों की हुआ करती थी। मतलब हर कोई ये महसूस करना चाहता है कि उसका कोई महत्व है। वो अटेंशन वाली बात है ना। बिल्कुल। हर किसी के अंदर डर, लालच, अहंकार और भावनाओं का एक गहरा समुंदर होता है। और मैं यहाँ साफ कर दूं कि इन चीजों को समझना किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसका मकसद अपनी खुद की मानसिक सुरक्षा को मजबूत करना है। अगर हम इस मनोविज्ञान को समझ लें तो हम न सिर्फ लोगों के मैनिपुलेशन से बच सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में कहीं ज्यादा स्मार्ट और तार्किक फैसले भी ले सकते हैं। ये तो बहुत ही अहम बात कही आपने। और इस सफ़र की शुरुआत हम शायद ज़िंदगी के सबसे आम लेकिन सबसे दर्दनाक अनुभव से करते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं आज के विश्लेषण के लिए, उनमें एक बहुत ही भावुक कर देने वाली स्थिति का जिक्र है। हाँ, वो लड़के वाली कहानी। जी, मान लीजिए एक लड़का है जो हमेशा सबकी मदद करता है। मतलब अपने दोस्तों के लिए नोट्स बनाना हो, ज़रूरत पड़ने पर पैसे देने हो, या किसी भी काम के लिए आधी रात को तैयार रहना हो, वो हमेशा मौजूद रहता है। हर ग्रुप में ऐसा एक इंसान होता ही है। बिल्कुल होता है। लेकिन एक दिन जब उसे खुद मदद की सख्त ज़रूरत पड़ती है, तो उसके आसपास के सारे लोग अचानक गायब हो जाते हैं। एकदम सन्नाटा हो जाता है। हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अनगिनत लोगों की जिंदगी का वो पन्ना है जिसे पलटने में सच में बहुत दर्द होता है। इससे एक बहुत ही कड़वा निष्कर्ष निकलता है कि लोग असल में इंसान से प्यार नहीं करते। एकदम सही। लोग इंसान से नहीं, बल्कि अपने फायदे से प्यार करते हैं। जब मैंने इसे पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि हम अक्सर रिश्तों को भावनाओं के तराजू पर तौलते हैं, लेकिन सामने वाला शायद उसे सिर्फ अपनी जरूरत के तराजू पर तौल रहा होता है। ये सुनना भले ही थोड़ा कठोर लगे, लेकिन मानवीय जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, यानी जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति, ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अवचेतन रूप से यानी सबकॉन्शियसली इंसान हमेशा उन चीजों और लोगों से जुड़ने की कोशिश करता है जो उसके जीवन को आसान बनाते हैं या उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मतलब ये एक तरह का सेल्फ डिफेंस है। एक तरह से हाँ। प्राचीन काल से ही हमने उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन बनाए हैं जिनसे हमें संसाधन या रिसोर्सेज मिल सकते थे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दुनिया में अच्छे या निस्वार्थ लोग नहीं हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन किसी पर अंधा विश्वास करना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत खतरनाक हो सकता है। जब हम किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं ना, तो हम असल में अपनी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों से निकालकर किसी और के हाथों में सौंप देते हैं। मुझे आपकी इस बात से थोड़ी सी उलझन हो रही है। अच्छा, बताइए क्या? अगर हर इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए ही दूसरों से जुड़ता है, तो हम एक माँ के अपने बच्चे के लिए किए गए निस्वार्थ बलिदान को कैसे समझाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये। या
या फिर उस सैनिक का क्या जो अपने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है? क्या हम इसे भी सिर्फ एक छुपा हुआ स्वार्थ ही कहेंगे? मेरी नजर में तो ये बहुत ही निस्वार्थ काम है। ये सच में एक बहुत ही शानदार और गहरा सवाल है। विकासवादी जीव विज्ञान में मतलब एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इसे किन सिलेक्शन और रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म के जरिए समझाया जाता है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे इसे। बिल्कुल। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए बलिदान देती है तो प्रकृति के नजरिए से वो अपने खुद के जीन्स के भविष्य को सुरक्षित कर रही होती है। ओ, मतलब जेनेटिक्स का खेल है। हाँ, और जहां तक सैनिक या समाज के लिए किए गए बलिदान की बात है तो देखिए, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे पूर्वजों ने यह सीखा था कि समूह की भलाई में ही व्यक्ति की भलाई है। मतलब अगर समूह बचेगा तभी व्यक्ति बचेगा। एकदम सही। इसे साइकोलॉजिकल इगोइज्म कहते हैं। इस थियोरी का मानना है कि हमारे सबसे अच्छे और निस्वार्थ लगने वाले कामों के पीछे भी एक गहरी अवचेतन इच्छा होती है। अच्छा, चाहे वो मानसिक शांति पाना हो या गर्व महसूस करना हो। बिल्कुल, या फिर अपने समूह को बचाना हो। ये इंसानों को बुरा नहीं बनाता है, बल्कि ये सिर्फ ये दिखाता है कि हमारा दिमाग हमारे सर्वाइवल के लिए कितनी जटिल कोडिंग के साथ काम करता है। वाओ, ये नजरिया सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब यही कारण है कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये फायदे वाला नियम इतना साफ दिखाई देता है। हाँ, जैसे अमीर लोगों के मामले में। बिल्कुल, अमीर और सबल लोगों के आसपास अचानक से लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। उनके हर एक जोक पर लोग ज्यादा जोर से हंसते हैं। उनकी झूठी तारीफें बहुत ज्यादा होती हैं। हाँ, जिसे हम फेक रिस्पेक्ट कहते हैं। एकदम। जब किसी के पास पावर होती है तो उसे मिलने वाली इज्जत अचानक कई गुना बढ़ जाती है। ये सब देखकर तो यही लगता है जैसे वो सम्मान उस इंसान का है ही नहीं। तो किसका है? वो सम्मान तो सिर्फ उस कुर्सी, उस पैसे या उस ताकत का है। इंसान तो बस एक जरिया है। सही कहा। और इसीलिए हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें लोगों के शब्दों पर नहीं बल्कि उनके पैटर्न्स पर ध्यान देना चाहिए। पैटर्न्स मतलब उनके काम करने के तरीके पर। हाँ, क्योंकि शब्द बहुत सस्ते होते हैं, उन्हें बहुत आसानी से बोला जा सकता है। कोई भी ये दावा कर सकता है कि वो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहेगा। बातें बनाना तो आसान है। बिल्कुल, लेकिन जब असल में संकट का समय आता है तब उनके कदम किस दिशा में जाते हैं ये उनकी असली फितरत तय करता है। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति ये होनी चाहिए कि उम्मीदें कम रखी जाएं और लोगों के एक्शंस को, उनके कामों को, उनके शब्दों से ज्यादा अहमियत दी जाए। समझ गई। और यहीं से हम एक और बहुत ही डरावने पहलू की तरफ मुड़ते हैं। कौन सा पहलू? नकाब वाला पहलू। क्योंकि जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे करीब आते हैं वो अपना असली चेहरा कभी नहीं दिखाते। वो एक बहुत ही सधा हुआ नकाब पहन कर आते हैं। हाँ, लॉ नंबर 2। जी, हमारे स्रोतों में इस बात का साफ जिक्र है कि हर मुस्कुराता हुआ इंसान खुश नहीं होता और हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच में अच्छा हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऑफिस का वो उदाहरण बहुत सटीक है इस पर। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ऑफिस में एक व्यक्ति है जो सबके सामने बहुत मीठा बोलता है, हर काम में हामी भरता है, सबकी तारीफ करता रहता है। और पीठ पीछे वही तो, पीठ पीछे वही इंसान दूसरों की इमेज खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। मुझे तो ये इंसानी व्यवहार किसी हॉलीवुड फिल्म के भव्य सेट की तरह लगता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब सामने से देखिए तो एक खूबसूरत चमचमाता हुआ महल नजर आता है, लेकिन जैसे ही आप उस मूवी सेट के पीछे जाते हैं तो आपको सिर्फ खोखले लकड़ी के ढांचे, गंदे तार और सहारा देने वाले लोहे के पाइप दिखाई देते हैं। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। शुक्रिया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हर कोई अपनी असलियत छिपाने के लिए नकाब पहनता है तो हम बिना एक पैरानॉइड या शकी इंसान बने असली और नकली चेहरों के बीच फर्क कैसे कर सकते हैं? अगर हम आपके उस मूवी सेट वाले उदाहरण को ही मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि लोग आखिर ये नकाब पहनते क्यों हैं। हाँ, वजह क्या है? इसे हम एक तरह का मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा तंत्र कह सकते हैं, यानी साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में होता है। बिल्कुल, जैसे हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं हमें बीमारियों से बचाती हैं, वैसे ही ये नकाब हमारी नाजुक ईगो और असुरक्षाओं को बाहरी दुनिया के जजमेंट से बचाता है। ओहो, मतलब वो खुद को बचा रहे हैं। हाँ, समाज ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि अगर कोई कमजोर या अधूरा दिखेगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी रिजेक्शन के डर से लोग ओवर कॉन्फिडेंस का या जरूरत से ज्यादा मीठा बनने का नकाब पहन लेते हैं। तो हर नकाब बुरा नहीं होता? बिल्कुल नहीं।
हर नकाब का मकसद आपको धोखा देना नहीं होता है। बहुत बार ये नकाब इंसान की खुद को बचाने की एक बेबस कोशिश होती है। लेकिन फिर हम खतरे को कैसे पहचानें? इसके लिए आपको कुछ खास लक्षणों पर ध्यान देना होगा। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है, जो हर बात में अत्यधिक मीठापन दिखा रहा है, जिसे हम फेक स्वीटनेस कहते हैं। हाँ, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो इंसान असल में किसी के साथ भी सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लगातार अपने खुद के असली विचारों को दबा रहा है। तो अगर हम इस बात को गहराई से सोचें कि नकाब एक ढाल है, तो एक सवाल ये उठता है कि इस भारी भरकम ढाल के पीछे इंसान असल में क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हमारे स्रोत इसका बहुत ही थोड़ा बेचैन करने वाला जवाब देते हैं। इंसान की सबसे बड़ी भूख असल में रोटी या पैसा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी भूख है अटेंशन। बिल्कुल, अटेंशन की भूख सबसे बड़ी है। हम खुद को चाहे जितना भी लॉजिकल या परिपक्व समझें, लेकिन अंदर से हम सब एक ऐसे भूखे बच्चे की तरह हैं जिसे बस ये चाहिए कि कोई उसे देखे, उसे नोटिस करे। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा सबूत है। एकदम सही कहा आपने। सोशल मीडिया पर हर चीज को लाइक्स के लिए शेयर करना, अंदर से दुखी होकर भी सिर्फ इसलिए स्टेटस डालना ताकि लोग पूछे कि क्या हुआ। हाँ, ताकि लोग ध्यान दें। या फिर किसी महफिल में सबसे ज्यादा लाउड तरीके से बात करना ताकि कोई इग्नोर ना कर दे। ये सब उसी भूख के अलग अलग रूप है। स्रोतों में एक शरारती बच्चे का बड़ा अच्छा उदाहरण है। वो जो क्लास में परेशान करता था। हाँ, वो बच्चा जो क्लास में हमेशा परेशान करता था। उसे हर दिन सजा मिलती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतें बंद नहीं करता था। बाद में समझ आया कि वो बच्चा असल में बुरा नहीं था। वो बस नोटिस होना चाहता था। बिल्कुल, वो बस किसी भी कीमत पर ध्यान खींचना चाहता था। मुझे तो वो शरारती बच्चा सड़क पर बज रहे उस कार अलार्म की तरह लगता है। कार अलार्म? थोड़ा समझाइए। मतलब कार का अलार्म बहुत परेशान करने वाला, लाउड और सिरदर्द बन जाने वाला होता है। लेकिन वो अलार्म खुद कोई समस्या नहीं है। वो तो सिर्फ एक सिग्नल है कि गाड़ी के साथ कुछ गलत हो रहा है और वहां किसी के ध्यान देने की जरूरत है। आपकी ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। और अगर हम ये समझना चाहें कि ये अलार्म हमारे दिमाग में फिट कैसे हुआ, तो हमें फिर से अपने विकासवादी इतिहास में झांकना होगा। इवोल्यूशन की तरफ। हाँ, हजारों साल पहले जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहता था, तब अटेंशन का सीधा मतलब था जिंदा रहना। अच्छा, वो कैसे? अगर आप कबीले में हैं और कोई आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब था कि जब खाना बटेगा तो आपको नहीं मिलेगा। जब कोई जंगली जानवर हमला करेगा तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा। ओ, तो मतलब नजरअंदाज किए जाने का मतलब था सीधे सीधे मौत। एकदम। आज हमारे पास घर हैं, पुलिस है, भौतिक सुरक्षा है, लेकिन हमारे दिमाग का वो प्राचीन हिस्सा आज भी उसी डर के साए में जी रहा है। मतलब हमारा दिमाग अभी भी जंगल में है। सही कहा। इसीलिए जब किसी को सकारात्मक तरीके से अटेंशन नहीं मिलता, तो वो नकारात्मक तरीका अपना लेता है, क्योंकि इंसानी दिमाग के लिए नजरअंदाज किए जाने का दर्द सजा मिलने के दर्द से कहीं ज्यादा खौफनाक होता है। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ आप कह रहे हैं कि इंसान को इतनी शिद्दत से व्यक्तिगत अटेंशन चाहिए, वो चाहता है कि सब उसे नोटिस करें। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोग अपनी कोई अलग पहचान बनाने के बजाय बस भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब जो ट्रेंड चल रहा होता है, आंख बंद करके उसे फॉलो करते हैं। हाँ, भीड़ के पीछे भागना। जी, अपने खुद के ओपिनियन बनाने के बजाय भीड़ के ओपिनियन को कॉपी कर लेते हैं, जिसे हम फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। तो अगर हम अटेंशन चाहते हैं तो हम भीड़ में क्यों छिपना चाहते हैं? बहुत ही गहरा पॉइंट उठाया आपने। ये विरोधाभास असल में उसी अकेले पड़ने के डर का, यानी फियर ऑफ आइसोलेशन का दूसरा पहलू है। अच्छा। इसे समझने के लिए हमें 1950 के दशक में हुए सोलोमन ऐश के एक बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक प्रयोग को देखना होगा। वो लाइंस वाला एक्सपेरिमेंट? जी हाँ। इस प्रयोग में एक कमरे में कई लोगों को बैठाया गया और उन्हें कागज पर छपी कुछ सीधी रेखाएं दिखाई गई। उन्हें बस ये बताना था कि कौन सी रेखा सबसे लंबी है। यही तो बहुत आसान काम है। बिल्कुल। जवाब इतना साफ था कि कोई 5 साल का बच्चा भी सही बता दे। लेकिन कैच ये था कि कमरे में मौजूद बाकी सभी लोग एक्टर थे। ओहो। और उन्हें जानबूझकर गलत जवाब देने को कहा गया था। जब उन एक्टर्स ने पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत रेखा को सबसे लंबा बताया,
तो जो असली सब्जेक्ट था वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हाँ, वो अपनी आंखों से देख रहा था कि सही जवाब क्या है, लेकिन भीड़ से अलग होने के दबाव और मूर्ख दिखने के डर के कारण उसने भी वही गलत जवाब दे दिया जो बाकी लोग दे रहे थे। बाप रे, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब हम अपने खुद की आंखों देखी सच्चाई को झुठला सकते हैं सिर्फ इसलिए ताकि भीड़ हमें अपना हिस्सा मान ले। बिल्कुल। और यहाँ से जो सबसे अहम बात हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। इतिहास गवाह है इस बात का। एकदम। कई बार करोड़ों की भीड़ एक साथ गलत दिशा में दौड़ रही होती है। जो इंसान इस साइकोलॉजी को समझ लेता है, जो अपने अकेले पड़ने के डर का सामना कर लेता है, वही असल में भीड़ से अलग खड़े होने का साहस जुटा पाता है। अब तक की चर्चा से ये तो साफ है कि इंसान अपनी सुरक्षा के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन कहानी तब पूरी तरह से पलट जाती है जब इंसान अपने सर्वाइवल से आगे बढ़कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। हाँ, लॉ नंबर 4 और 5। जी, हम हमेशा ये दावा करते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं और हर फैसला बहुत सोच समझकर लॉजिक के साथ लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। हमारे स्रोत एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखते हैं कि लोग भले ही कहें कि वो लॉजिक से चलते हैं, लेकिन असल में उनके फैसलों को उनकी भावनाएं यानी इमोशंस कंट्रोल कर रहे होते हैं। एकदम सही। हम गुस्से के एक पल में ऐसे कड़वे शब्द बोल देते हैं जो सालों के रिश्ते खत्म कर देते हैं। दुख या हताशा में हम अपनी नौकरी छोड़ देते हैं या कोई गलत वित्तीय फैसला ले लेते हैं। प्यार में अंधे होकर रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हैं। हाँ, वो तो बहुत आम है। ये मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांधकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो। बहुत ही खतरनाक स्थिति है ये तो। है ना? गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, एक्सेलरेटर आप ही दबा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में एक्सीडेंट होना कोई संभावना नहीं है, बल्कि एक निश्चित घटना है, होकर ही रहेगा। आपने जो आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाने का उदाहरण दिया, वो हमारे दिमाग की बनावट को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाता है। न्यूरोसाइंस में इसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। एमिगडाला हाईजैक, ये क्या होता है? देखिए, हमारे दिमाग में लॉजिक और तर्क का जो हिस्सा है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो चीजों को प्रोसेस करने में थोड़ा समय लेता है। अच्छा, वो स्लो काम करता है। हाँ, लेकिन हमारे दिमाग का जो भावनात्मक हिस्सा है, एमिगडाला, वो किसी भी खतरे या भावुक स्थिति को मिलीसेकंड्स में पहचान लेता है। बहुत तेज होता है वो। बिल्कुल। तो जब आपको तेज गुस्सा आता है या आप बहुत डर जाते हैं, तो एमिगडाला आपके लॉजिक वाले हिस्से को पूरी तरह से शट डाउन कर देता है, उसे बाईपास कर देता है। ओह, मतलब लॉजिक काम करना ही बंद कर देता है। एकदम। हमारा शरीर सोचने से पहले ही प्रतिक्रिया कर चुका होता है, रिएक्ट कर चुका होता है। तभी हम गुस्से में बिना सोचे समझे बोल पड़ते हैं। सही कहा। इसीलिए मजबूत इंसान वो नहीं है जिसके अंदर भावनाएं नहीं उठती। मजबूत इंसान वो है जो अपनी भावना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच के उस 1 सेकंड के अंतर को पहचानकर खुद को रोक लेता है। क्या बात है। और ये भावनाएं तब सबसे खतरनाक और मैं तो कहूंगी सबसे जहरीला रूप ले लेती हैं जब बात किसी और की सफलता की आती है। हाँ, जलन या एनवी। जी, हमारे स्रोत का एक बहुत ही स्पष्ट नियम है कि लोग आपकी विफलता को, आपके फेलियर को तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, आपको सांत्वना दे देंगे, लेकिन आपकी सफलता को बर्दाश्त करना उनके लिए सबसे मुश्किल काम होता है। ये इंसानी फितरत का एक बहुत डार्क पहलू है। बिल्कुल। स्रोतों में एक ऐसी कहानी है जो हम सबने अपने स्कूलों या कॉलेजों में देखी है। एक लड़का जो पहले पढ़ाई में औसत था, वो अचानक बहुत मेहनत करने लगता है और उसके अच्छे नंबर आने लगते हैं। और फिर उसके दोस्त खुश होने के बजाय, इसके बजाय कि उसके दोस्त उससे प्रेरित हों, वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे डीमोटिवेट करने लगते हैं और कहते हैं, इतना पढ़ के क्या ही मिल जाएगा, कौन सा तू आइंस्टीन बन जाएगा। ये बहुत ही आम बात है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर क्यों इंसान किसी दूसरे की खुशी या सफलता को अपने लिए एक सीधा खतरा मान बैठता है? इसे मनोविज्ञान में मिरर इफेक्ट या दर्पण प्रभाव के रूप में समझा जा सकता है। अच्छा, मिरर इफेक्ट। हाँ, जब आपका कोई दोस्त या आपके ही स्तर का कोई व्यक्ति अचानक से आपसे बहुत आगे निकलने लगता है, तो वो बिना कुछ कहे ही आपके सामने एक शीशा लाकर खड़ा कर देता है। और उस शीशे में हमें क्या दिखता है? उस शीशे में आपको अपनी खुद की कमियां, अपना आलस और अपनी रुकी हुई ग्रोथ साफ साफ दिखाई देने लगती है। ओहो, वो चुभता होगा। बहुत ज्यादा। ये एहसास बहुत ही असहज करने वाला होता है और इंसान का स्वभाव है कि खुद को बदलने और मेहनत करने के बजाय वो उस शीशे को ही तोड़ लेना चाहता है, ताकि उसे अपनी कमियां ना दिखें। बिल्कुल।
वो उस सफल इंसान की उपलब्धियों को छोटा साबित करने की कोशिश करता है ताकि उसे खुद अपनी नजरों में गिरना ना पड़े। ये तो बहुत ही स्वार्थी सोच है। इवोल्यूशनरी नजरिए से देखें तो किसी और का स्टेटस बढ़ना अवचेतन रूप से हमारे दिमाग को ये संकेत देता है कि अब संसाधन और अटेंशन उसके पास जाएंगे और हम पीछे छूट जाएंगे। सर्वाइवल का डर फिर से आ गया। एकदम सही। यहीं से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हर आलोचना नफरत नहीं होती, लेकिन आपके सामने मुस्कुराने वाला हर चेहरा आपका सपोर्टर भी नहीं होता। ये बहुत गहरी बात कही आपने। हमें ये पहचानना आना चाहिए कि कौन हमें रचनात्मक रूप से बेहतर बनाना चाहता है और कौन अपनी असुरक्षा के कारण हमें नीचे खींच रहा है। तो हमने इंसानी फितरत के इस पूरे मायाजाल को बहुत बारीकी से देखा। लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं, खुद को छिपाने के लिए नकाब पहनते हैं, अटेंशन के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और अकेलेपन के डर से भीड़ के पीछे भागते हैं। बिल्कुल। भावनाओं में बहकर अपना नुकसान करते हैं और दूसरों की सफलता को अपनी हार मानकर जलते हैं। ये पूरी तस्वीर बहुत ही डरावनी और निराशाजनक लग सकती है। लेकिन ऐसा है नहीं। तो सवाल ये है कि इस सब के बीच हम खुद को कैसे बचाएं? क्या हम खुद को एक कमरे में बंद कर लें या दुनिया पर भरोसा करना ही छोड़ दें? नहीं, वो तो कोई हल नहीं हुआ। यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम नियम की, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल। बिल्कुल, सेल्फ कंट्रोल ही असली ताकत है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि इस पूरी चर्चा का अंतिम सत्य है। मतलब जो खुद को समझ गया वो जीत गया। हाँ, जो इंसान खुद के दिमाग को समझ गया, समझ लीजिए वो दुनिया को समझ गया। क्योंकि ये दुनिया बाहर से चाहे जितनी भी अलग दिखे, ये असल में आप जैसे ही इंसानों का एक बड़ा समूह है। जो असुरक्षा, जो डर और जो भावनाएं आपके अंदर तूफान उठाती हैं, वही सामने वाले के अंदर भी उठ रही हैं। ये मुझे उस स्थिति की याद दिलाता है जैसे हम किसी बहुत ही गहरे और उथल-पुथल वाले समुद्र के बीचों बीच खड़े हों। हम समुद्र की ऊंची लहरों को, यानी इस जटिल इंसानी फितरत को रोक तो नहीं सकते। लहरें तो आएंगी। हाँ, लहरें तो अपनी फितरत के हिसाब से आएंगी ही, लेकिन हम तैरना जरूर सीख सकते हैं। हम एक मजबूत नाव बनाना जरूर सीख सकते हैं ताकि हम उन लहरों में डूबने से बच सकें। बहुत खूब। ये एनालॉजी इस पूरी चर्चा को बहुत खूबसूरती से समेटती है। आप दूसरों की स्वार्थी फितरत या उनके नकाब को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया पर, अपने रिएक्शन पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। और यही हमारी ताकत है। बिल्कुल। अगर आप लोगों के मनोविज्ञान को समझ लेते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर उकसाने वाली परिस्थिति में शांत रहना सीख जाते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। मतलब शांति ही जवाब है। आज के इस शोर शराबे वाले दौर में शांति सबसे बड़ा सुपर पावर है। मानवीय स्वभाव कोई बुरी चीज नहीं है, ये बस बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। डर अपने खुद के किसी गहरे डर और अपनी अधूरी इच्छाओं से लड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये समझ हमें दुनिया से नफरत करना नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि हम सहानुभूति रखें, एम्पैथी रखें, लेकिन साथ ही अपनी सुरक्षा की सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज भी स्पष्ट रूप से तय करें। मतलब लोगों को समझो, लेकिन खुद को मत खो। एकदम सटीक बात। लोगों को गहराई से समझें, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को कभी ना खोएं। क्या बात है। तो आज हमने इंसानी दिमाग और व्यवहार की उन गहराइयों का सफर किया जो अक्सर हमारी नजरों के सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। हाँ, वो हमेशा वही होती हैं। झूठी तारीफों और नकाबों को पहचानने से लेकर हमारे अंदर छिपी अटेंशन की उस आदिम भूख तक, भीड़ के पीछे चलने की हमारी मनोवैज्ञानिक मजबूरी से लेकर एमिगडाला हाईजैक के कारण लॉजिक पर भावनाओं के हावी होने तक, और सफलता से जलने वाली उस मिरर इफेक्ट की भावना तक। बिल्कुल, हमने बहुत कुछ बारीकी से समझा और सबसे अहम बात हमने ये जाना कि इन सब से बचने का एकमात्र रास्ता किसी से लड़ना नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण पाना है। यही इसका पूरा सार है। जी, इस पूरी चर्चा और जानकारी का मकसद किसी को भी दुनिया से अलग थलग करना या हर इंसान को शक की नजर से देखने वाला एक कड़वा व्यक्ति बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है एक ऐसा स्मार्ट, जागरूक और परिपक्व इंसान बनना जिसकी आंखों पर कोई आसानी से पट्टी ना बांध सके। सही बात है। तो जाने से पहले हम आपके लिए एक विचार छोड़ना चाहते, जिस पर अकेले में जरूर गौर कीजिएगा। हमने आज दूसरों के पहने हुए नकाबों, उनकी स्वार्थी फितरत और उनकी गहरी असुरक्षाओं के बारे में बहुत विस्तार से बात की। हाँ, बहुत डीप डाइव किया हमने। लेकिन
आज रात जब कोई भी व्यक्ति अकेले में आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे खुद की आंखों में देखकर एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। खुद को इस दुनिया से बचाने के लिए और अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम खुद कौन सा नकाब पहनते हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। और क्या हम भी कभी-कभी अपनी ही उन अनियंत्रित भावनाओं के मैनिपुलेशन का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, जिसे हम बड़ी चालाकी से अपने दिमाग में लॉजिक का नाम दे देते हैं? सोचिएगा जरूर।